इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। तुलिका ने जैसे सामने काला चश्मा लगाए खड़े सिद्धांत को देखा तो वह उसे एक नज़र में पहचान नहीं पाई। क्या पहचानते उसे तो हरदम पिछले 3 सालों से हर किसी में सिद्धांत का ही अक्स दिखाई देता था। सिद्धांत को देखते ही वह इसलिए आगे बढ़ गई थी क्योंकि यह उसकी रोज की क्रिया थी। उसे किसी भी व्यक्ति में पहली नज़र में सिद्धांत दिखता था और ध्यान से देखने पर वह उसकी नज़रों से ओंझल हो जाता था। आज फिर सिद्धांत दिखाई दे रहे हो तुम मुझे। उसके होंठ बुदबुदाए थे। वह अपने में खोई उसे देखकर भी आगे बढ़ गई थी या देखकर सिद्धांत मुस्कुरा दिया था। बस वही मुस्कुराहट तो जान थी तुलिका की। जी धक्क सा रह गया था उसका हाथ सिद्धांत ही तो था। घबराहट में उसकी आंखें बंद हो गई थी और हृदय गति दुगनी हो गई थी। एक क्षण के लिए वह वहीं खड़ी रह गई थी। सांसें रुक गई थी। वक्त जैसे थम गया था। सिद्धांत की ओर जाते उसके पैर जमीन से जम गए थे, मानो कई किलो का वजन इंतजार के रूप में उसके पैरों में उतर आया था। वह ना जाने कितनी देर बुत बनी हुई वहीं पर खड़ी रहती अगर सिद्धांत ने उसे थाम उसका नाम लेकर ना पुकारा होते। कैसी हो तुलिका? बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो। मेरे बगैर क्या खाना पीना भी बंद कर दिया था? कहते हुए सिद्धांत ने अपने हाथ खोल लिए थे। वर्षों से अतृप्त उसकी आत्मा एक आलिंगन की प्यासी थी। फिर वही पवित्र अपनापन। कितनी सहजता से वह सच बोल गया था। ना कोई छल ना कोई बनावट। वह जिस मोड़ पे उसे छोड़कर गया था वह आज भी उसी प्रकार खड़ी थी। सिद्धांत को देखते ही आंसू जैसे सब्र बांध तोड़कर आंखों से निकलने को बेकरार हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से तुलिका ने अपने गिरते हुए आंसुओं को संभाला था। मन मस्तिष्क का एक क्षण भी पीछा ना छोड़ने वाला सिद्धांत आज प्रत्यक्ष में उसके सामने था। तुलिका का जी चाह रहा था वह दौड़कर कस के उसकी खुली बाहों के घेरे में बंध जाए, पर वहीं मन में अटके उलझन। सिद्धांत को हाथ खुले खड़ा देखकर उसने सिर झुकाकर अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली थी और सिद्धांत ने मुस्कुराकर अपनी बाहें समेट ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी बाहों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सिद्धांत अपनी बाइक ले खड़ा था और वह धीमे धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। सिद्धांत की ओर बढ़ता हुआ उसे अपना एक एक कदम एक एक मील की दूरी तय करता हुआ लग रहा था। उसको अपने समीप आया देखकर सिद्धांत बाइक से पीछे हट गया था, मानो उसे दिखाना चाहता था कि वह उसे छूने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहा था। इन बाहों के घेरे से ही तो डर कर भागी थी वह। पिछली बार वह गलती नहीं दोहरानी थी उसे। सिर झुकाकर खड़े सिद्धांत को देखकर तुलिका की आंखों के कोर गीले हो गए थे। आओ घर चलें। सिद्धांत के एक बार फिर साधिकार उसी प्रकार कहने से जैसे वह उसे स्कूल से घर ले जाता था। आज तुलिका ने मना नहीं किया था और वह चुपचाप सिद्धांत के पीछे बैठ गई थी। सिद्धांत के भटकते मन को मानो वर्षों बाद एक ठहराव मिला था। एक क्षण वह बाइक पर आंखें बंद कर बैठ गया था। एक बार फिर तुलिका उसके पीछे बैठी थी। आज सिद्धांत बहुत धीरे बाइक चला रहा था और तुलिका ने भी उसे ना पकड़कर पीछे का स्टैंड पकड़ रखा था। दोनों ने रास्ते में एक भी शब्द आपस में नहीं बोला। आज शब्दों के बजाय दोनों के हृदय का मौन आपस में बात कर रहा था। बरसों के शिकवे थे और शिकायतें धीरे धीरे मन पर चढ़ी धूल की परतें हटनी थी। झगड़ों की गांठें खुलनी थी। आज तुलिका को अपने पीछे बैठा पाकर सिद्धांत के मन के भीतर कुछ उलझे तार ढीले पड़ने लगे थे। बस अब उसे एक हाथ बढ़ाना था जिंदगी को महकाने के लिए। उधर घर में सब बहुत खुश हैं। उन्हें सिद्धांत के भारत में रुकने की वजह जो मिल गई थी और ऊपर से तुलिका थी भी सबको स्वीकार। तुलिका का उन्हें अपने घर में आना मिट्टी की सौंधी खुशबू का अनुभव करा रहा था। घर में तय हुआ था कि शालिनी और दिनेश स्वयं जाकर तुलिका के चाचा चाची से उसका हाथ मांगेंगे और इसी के चलते सिद्धांत के मम्मी पापा तुलिका के चाचा चाची से मिलने जा पहुंचे थे। उन्होंने उन लोगों से मिलकर सारी बात बता दी थी। उन्होंने तुलिका का होने वाला रिश्ता कैंसिल करके सिद्धांत और तुलिका की शादी की बात कही। हमेशा से तो तुलिका से छुटकारा चाह रही थी उसकी चाची को। भला क्या आपत्ति होती? एक बारगी यह जानकर कि सिद्धांत स्वयं तुलिका से विवाह करना चाहता था।
आश्चर्य चाची को आश्चर्य हुआ और वह विद्रूप हंसी हंसते हुए बोली, अरे हमारे सिद्धांत बेटे ने इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया? और फिर यह तो है भी सिद्धांत से 5 साल बड़ी, ना उम्र में मेल ना रंग रूप में। या तो वही बात हो गई जब दिल आ गया गधी पर, तो परी क्या चीज़ है वह। अभी और कड़वी बातें कहती, लेकिन सामने बैठे तुलिका के चाचा का चेहरा कठोर देखकर वह चुप हो गई थी। आज पहली बार तुलिका के चाचा को अपनी पत्नी तुलिका के प्रति गलत नजर आ रही थी। तुलिका की चाची को भला क्या आपत्ति होती उन्हें यह जानकर कि सिद्धांत स्वयं विवाह करना चाहता है। तुलिका से तो इस बात का तो शक रश्क हुआ कि कैसे अमेरिका पढ़ाई करके आए इतने स्मार्ट लड़के के साथ तुलिका का विवाह हो सकता था। परंतु मन ही मन उन्हें इस बात की खुशी थी कि जब सिद्धांत ने आगे बढ़कर तुलिका का हाथ मांगा था तो तुलिका के माता पिता द्वारा तुलिका के नाम छोड़ी प्रॉपर्टी उन्हें तुलिका के विवाह में खर्च नहीं करनी होगी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी जान छूटी। वह कुछ कहती उससे पहले तुलिका के चाचा बोल पड़े, सिद्धांत अगर तुलिका से विवाह करता है तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात तो मेरे लिए और क्या होगी। परंतु मैं इस होने वाले रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह रिश्ता तय ही तुलिका की मर्जी से हो रहा है। पूरी ज़िंदगी कुछ तो उसे नहीं दे पाया हूँ, कम से कम विवाह उसके मन का होने दे सकता हूँ, कहकर चाचा का चेहरा कठोर हो गया था। सिद्धांत बेहद पसंद था, लेकिन चाचा के अनुसार यह शादी तुलिका की इच्छा से ही हो रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुलिका ने अभी सगाई भी नहीं की थी। तुलिका ने ही लड़के वालों से आग्रह किया था कि शादी के साथ ही सगाई हो जाएगी। चाचा चाची से इस प्रकार की बातें सुनकर सिद्धांत के मम्मी पापा निराश हो चले थे। जिसको आगे बढ़कर सिद्धांत अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, वह तो स्वयं ही किसी और से विवाह करना चाहती थी। चाहे सिद्धांत कितनी भी हल्की बाइक चला रहा था, फिर भी तेज चलती हवा के साथ तुलिका के बाल रह रहकर उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। मुस्कुरा पड़ा था सिद्धांत, कभी इन्हें ऐसे ही तो बिखरे देखते रहना चाहता था। वह उसकी इन जुल्फों को और तब वे उन्हें बांध कर रखा करती थी। आज जब वह उसे अपने से दूर करने को तैयार बैठी थी तो उसने उसकी यादों के साथ जैसे अपनी जुल्फों को भी आज़ाद कर दिया था। तुलिका का मुस्कुराता चेहरा, आवाज़ में बेहद अपनापन, बड़ी बड़ी उसे देखती आंखें, इसके अलावा उसने चाहा ही क्या था जो तुलिका ने उसे अपने से दूर भेज दिया। एक जगह ट्रैफिक जाम होने से जब उसने झटके से बाइक रोकी तो देखा तुलिका अभी भी एक हाथ से बाइक का स्टैंड पकड़े और एक हाथ से अपने बालों को चेहरे से हटाने में व्यस्त थी। हंसी आ गई थी उसे और उसे हंसते देखकर अपने हाथ हटा लिए थे। तुलिका के चेहरे पर बिखर आए बालों को देख सिद्धांत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया था उन्हें हटाने के लिए। एक गंभीर दृष्टि के साथ तुलिका ने सिद्धांत को देखा और फिर अपनी निगाहें नीचे कर ली। सिद्धांत ने एक बार फिर मुस्कुराकर अपना बढ़ाया हुआ हाथ समेट लिया था। ट्रैफिक हट गया था और थोड़ी देर में दोनों घर तक आ चुके थे। तुलिका धीरे से बाइक से उतरकर अपने घर में चली गई थी और सिद्धांत उसे जाते हुए देखता रहा। सिद्धांत जब घर में घुसा तो सबके चेहरे पर तनाव पसरा हुआ था। उसे देखते तुषार उत्तेजित होते हुए बोला, भैया तुम्हारी शादी नहीं होने वाली तुलिका से उसने अपने लिए लड़का देख लिया है। तुषार का चेहरा लाल था। सिद्धांत का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वह सिद्धांत को देखते ही तुरंत बोल बैठा था। तुषार का ऐसा हाल देखकर सिद्धांत को हंसी आ गई थी। वह हंसते हुए बोला, अच्छा सही में बहुत अच्छी बात है, और अब तो उसे तुलिका कहना छोड़ दे भाभी कहा कर। कहता हुआ सिद्धांत उसकी तरफ बाइक की चाबी उछालता हंसते हुए अपने रूम में जाने लगा था। अरे भैया पता है अभी मम्मी पापा उनके यहाँ होकर आए थे तुम्हारी शादी की बात करने, तो तुलिका के चाचा चाची ने बताया कि तुलिका ने अपने लिए लड़का चुन लिया है, वह उससे ही शादी करेंगी। अब बताओ यह जानकर तुम कुछ नहीं करोगे? तुषार ने जल्दी जल्दी कहा था। तुषार के कहने की देरी थी कि सिद्धांत फिर से हंसने लगा था। सिद्धांत को हंसते देख तुषार सोच में पड़ गया था। हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा कुछ। सिद्धांत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। तुषार भागकर उसके पास चला गया था। उसे जानना था कि भैया ने क्या प्लान बनाया था। वह उत्सुकता से बोला, बताओ ना भैया क्या करोगे तुम? शादी तुलिका से शादी करूँगा और क्या करूँगा। सिद्धांत एक बार फिर हंसते हुए अपने कमरे में चला गया था और तुषार वहीं पर खड़ा सिर खुजला रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ऐसा क्यों कह रहे थे। उन दोनों की बात सुन रहे शालिनी और दिनेश भी सोच में पड़ गए थे। कहाँ तुलिका ने अपने विवाह हेतु जीवन साथी चुन लिया था और उनका बेटा कुछ अलग ही सपने बुन रहा था।
उन्हें डर था कि कहीं सिद्धांत परेशान और नाराज होकर वापस अमेरिका जाने की ना सोचे। अगले 2 दिन सिद्धांत ने आराम करते हुए काटे। तुलिका को देखने के बाद उसे जैसे उसकी व्याकुलता को विराम लग गया था। वह जी भर के सोया और घर में सभी के साथ हंसते हुए समय बिताए। सभी उसको देखकर हैरान थे। वह बिल्कुल सामान्य था। अभी कुछ वर्षों पहले छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होने वाला वे इतनी बड़ी बात जानकर भी विचलित नहीं था। तुलिका के विवाह की तारीख तय हो गई थी। तुलिका के चाचा जी ने आकर बताया 2 सप्ताह बाद सुबह सगाई की रस्म के बाद शाम को विवाह था। तुलिका के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। तुलिका के चाचा को जैसे भान हो गया था कि उनकी भी तुलिका के प्रति कुछ जिम्मेदारियां थी, इसलिए वह उसके विवाह में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे उसे उसी प्रकार विदा करना चाहते थे जितना कि वह अपने स्वयं की बेटी को करते। बचपन से लेकर अब तक के किए गए अपने गलत व्यवहार को उन्हें इसी तरह से प्रायश्चित करना था। तुलिका सभी तैयारियां चुपचाप देख रही थी। सभी के आश्चर्य की उस समय सीमा ना रही जब उन्होंने देखा सिद्धांत भी चुपचाप उन सभी तैयारियों में शामिल हो गया था। सिद्धांत के मम्मी पापा हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धांत क्या चाहता था। सिद्धांत बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, बल्कि वह तो पहले से और भी ज़्यादा शांत और धैर्यशाली हो गया था। तुलिका के विवाह संबंधी कोई भी खबर या घटना उसे विचलित नहीं कर रही थी। सिद्धांत तुलिका के लिए कराई जा रही सभी शॉपिंग में साथ रहता था। इस बीच में जहाँ सिद्धांत उसे एकटक देखता रहता, वहीं तुलिका बस उससे नजरें चुराती रहती। जब कभी तुलिका की निगाह सिद्धांत पर पड़ती है, वह उसे देख रहा होता, वह सक पकाकर अपनी नजरें फेर लेती और सिद्धांत हंस देता था। उसे खींच होती कि क्यों सिद्धांत इस तरह से उसकी विवाह की तैयारियों में शामिल हो। खुद भी चल रहा है और उसे भी जला रहा था। उसे सिद्धांत पर गुस्सा आने लगा था। वह जिस तरह से हंस हंस कर खरीदारी कर रहा था, वह जहाँ सभी को आश्चर्य में डाल रहा था, वहीं तुलिका का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी था। आज तुलिका की शादी का लहंगा खरीद जाने वाला था। तुलिका का होने वाला जीवन साथी आकाश आज अपने परिवार के साथ आया था। जब सिद्धांत ने सुना कि आज आकाश आने वाला था तो वह मुस्कुराकर बोला, आ जाइए आकाश जी, स्वागत है आपका। और दूर बैठी सुन रही तुलिका का दिमाग एक बार फिर सुन्न रह गया था। आज तुलिका से मिलने आकाश और उसके घर वाले आने वाले थे। उसका होने वाला मंगेतर आकाश एक शिक्षक था और उसी विद्यालय में कार्यरत था जहाँ पर तुलिका पढ़ाती थी। बुद्धिमान तुलिका की योग्यता और उसके जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं देखते हुए व्यावसायिक बुद्धि के आकाश को उसमें रुचि होने लगी थी। यह जानते हुए कि तुलिका का रूप रंग न केवल साधारण था, तो वह बहुत शांत और चुप रहने वाली लड़की थी, वह उससे विवाह करने के लिए इच्छुक था। तुलिका के प्रति कोई आकर्षक है ना महसूस होने पर भी आकाश को भविष्य में होने वाली आर्थिक सुरक्षा के चलते उसमें अपनी जीवन संगिनी दिखाई देने लगी थी। अपने चचेरे भाई सौरभ और सिद्धांत के छोटे भाई तुषार से उसे समय समय पर पिछले दिनों तुलिका को यह पता लगता रहा था कि सिद्धांत लगातार उसके बारे में जानकारी लेता रहता था। वह अच्छे से जानती थी कि सिद्धांत आसानी से उसे अपने मन से हटाने वाला था। यह जानते हुए भी कि आकाश एक रौब दिखाने वाला और काइया व्यक्ति था, उसने यह सोचकर आकाश का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि यही वह माध्यम हो सकता था जिससे सिद्धांत उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ सके। अब जबकि उसके विवाह तय होने की बात सुनकर भी सिद्धांत अमेरिका से वापस लौट आया था तो तुलिका का जी धक्क सा रह गया था। और जब वह उसके सामने पड़ा था तो उसे लगा कि कहीं सिद्धांत के प्रति उसकी कोमल भावनाएं विवश करके उसे कमज़ोर न कर दे, तो वह सिद्धांत से दूर रहने की चेष्टा और उसके साथ रूखा व्यवहार करने लगी। लेकिन उसके अपने सारे प्रयास सिद्धांत के सामने आते विफल हो प्रतीत होते थे। सिद्धांत सदैव उसके साथ होता, तब भी जब वह उसके सामने होता और तब भी जब भी उसके सामने नहीं होता था। वह कैसे सिद्धांत को अपने से दूर करे, या सोच सोच कर ही उसका मन व्यथित तो हुए जा रहा था। मन में चल रही इस दुविधा को लिए आज वह आकाश से मिलने से पहले मंदिर जाना चाहती थी। शायद ईश्वर के चरणों में उसे अपनी व्याकुलता की शांति का समाधान मिल जाए। वह सुबह सबके उठने से पहले आज मंदिर के लिए चल दी थी। उसके जल्दी जाने का कारण एक यह भी था कि वह अच्छे से जानती थी कि सिद्धांत थोड़ा देर तक सोता था और वह नहीं चाहती थी कि वह प्रभु से जिस दृढ़ता को पाने के लिए जा रही थी उसके रास्ते में सिद्धांत रुकावट बनकर खड़ा हो जाए। वह मंदिर पहुंची थी कि उसका जी एक बार फिर यह देखकर धक्क सा रह गया था। मंदिर के बाहर प्रांगण में सिद्धांत बैठा हुआ था।
वह सिद्धांत को देखकर अचकचा गई थी और सिद्धांत उसे देखते ही सहजता से मुस्कुराया था। आज वह उसके पास उठकर नहीं आया था। मंदिर के प्रांगण में उसे बैठा देखकर तुलिका को हल्का सा क्रोध आ गया था कि वह क्यों नहीं उसका पीछा छोड़ता। इसलिए वह आज स्वयं उसके पास पहुंच गई थी और धीरे से बोली, तुम कब से इतनी जल्दी उठने लगे सिद्धांत? क्यों आए हो आज मंदिर? क्या मेरे पीछे? तुलिका को क्रोध करता देखकर सिद्धांत ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे चुप करा दिया था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम ही तो कहती थी मंदिर में गुस्सा नहीं करते हो, तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंदर देखो किसके साथ आया हूँ। सिद्धांत की उंगली का स्पर्श अपने होठों पर आते तुलिका एक कदम पीछे हट गई थी। उसने मंदिर के अंदर नज़र उठाकर देखा। सिद्धांत की दादी संध्या जी प्रभु की आस्था में लीन थी। तुलिका अब सिद्धांत से बिना एक शब्द कहे उसे वहीं पर छोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई थी। जब संध्या जी ने प्रार्थना करने के पश्चात अपनी आंखें खोली तो उन्हें आंखें बंद किए वहीं पर बैठी तुलिका दिखाई दी। तुलिका के चेहरे पर उभर रहे परेशानी के भाव को देखकर उनका दिल भर आया था। वह अच्छे से जानती थी कि तुलिका इस समय किस मन स्थिति से गुजर रही होगी। वह उस समय उससे कुछ नहीं बोली, लेकिन जब वह उसके साथ मंदिर के पिछले प्रांगण में पहुंची जहां पर सिद्धांत उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह तुलिका का हाथ पकड़कर वहीं बनी एक बेंच पर जाकर बैठ गई थी। जब दादी ने तुलिका का हाथ पकड़ा तो उसे लगा मानो उसके अंदर कुछ पिघल छा गया था। दादी के वात्सल्य की उष्मा से जामे पड़े उसकी आंखों के आंसू पिघलकर आंखों का साथ छोड़ रहे थे। दादी बहुत देर तक उसका सिर सहलाती रही, फिर धीरे से बोली, किससे दूर भाग रही हो तुलिका? सिद्धांत से या स्वयं से? क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो? क्यों दुखा रही हो अपने प्यार को? सुनते तुलिका फफक फफक कर रो पड़ी थी। उसकी हिचकियाँ बंद आई थी, मानो इतने दिन का बांधा हुआ मन का सैलाब बांध तोड़कर बहने को तैयार था। दुख ही तो नहीं पहुंचाना चाहती दादी माँ अपने प्यार को। बहुत अभागी हूँ मैं, जब अपने माता पिता का प्यार ही पाने के लायक नहीं रही तो फिर सिद्धांत के प्यार के सागर को कैसे अपने अंदर समाहित कर पाऊंगी? कुछ नहीं है मेरे पास उसको देने के लिए। मैं नहीं चाहती आगे चलकर वह कभी स्वयं को गिल्टी महसूस करे कि कैसे उसने क्षणिक भावना के आवेश में आकर एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो न केवल उससे हर बात में कमतर थी बल्कि उम्र में भी इतनी बड़ी थी। सिद्धांत को आगे चलकर कभी परेशानी और दुख नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती उसे समाज में कभी किसी की बातों को सुनकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। पर यह क्षणिक भावना का आवेश कहाँ है? तुम अच्छे से जानते हो बचपन से तुम्हारे साथ के अलावा उसने किसी बात की कल्पना ही नहीं की है। क्या तुम्हें उसकी आंखों में वह प्रेम नहीं दिखाई देता जो तुम्हें इस बात की संतुष्टि दिला सके कि वह कभी भी कम नहीं होगा और तुम कहाँ उससे कम हो? तुम्हारा साथ हो राधा की तरह है उसके जीवन में, तो फिर राधा की तरह ही दूर जाने दीजिए। मुझे हिम्मत नहीं है मुझ में उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की। मैं नहीं आने दे सकती उससे अपने जीवन में। कहती हुई तुलिका मंदिर के पिछले प्रांगण में बने दरवाजे से ही मंदिर के बाहर से निकल गई थी। अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी मंदिर के आगे खड़े सिद्धांत का सामना करने की। तुलिका अपने आंसू पोंछती जा रही थी और दादी मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उन्हें अनुमान था कि क्या होने वाला था। तुलिका जैसे मंदिर के पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकली, सिद्धांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह उसको देखकर हंसते हुए बोला, मुझे पता था इस बार तो इस दरवाजे से ही बाहर आओगी। और यह रोकर अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रही हो जो पहले से इतनी ख़राब है? क्या तुम्हें अपने उस आकाश जी की बिल्कुल भी परवाह नहीं? अगर उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सूजी हुई आंखों के साथ तुम्हें देखा तो वो बेचारी परेशान हो जाएंगे। यह सुनते तुलिका को गुस्सा आ गया था। वह तेज आवाज़ में बोली, तो तुम क्यों नहीं चले जाते इस खराब शक्ल से दूर? अगर मैं चला जाऊंगा तो 1 सप्ताह बाद जो तुम शादी करने वाले उसमें तुम्हारे साथ फेरे कौन लेगा? सिद्धांत एक बार फिर तेजी से हंसा था। यह देखकर तुलिका फिर रुआंसी हो गई थी। जैसे सिद्धांत को लगा कि तुलिका की आंखों से फिर से आंसू बहने लगेंगे तो उसने झट से अपने कान पकड़ लिए थे, मानो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। परंतु अब तुलिका वहाँ नहीं रुकी थी और तेजी से बाहर निकल गई थी और पीछे छोड़ गई थी सिद्धांत के चेहरे पर वहीं चिरपरिचित मुस्कान। आकाश और उसके परिवार के लिए तुलिका के घर में बहुत अच्छे से इंतजाम करे गए थे। तुलिका के चाचा अपने भावी दामाद के स्वागत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। घर की सजावट और बनाए गए पाक पकवान देखते ही बनते थे।
सिद्धांत भी वहाँ पर समय पर पहुँच गया था और चाचा जी के साथ सारी व्यवस्थाएं करवा रहा था। जब तोलिका हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर बाहर आई तो सिद्धांत को लगा जैसे समय रुक सा गया था। वह पहली बार उसे साड़ी में देख रहा था। तोलिका को देखते हुए सिद्धांत को ऐसा लगा जैसे कि तोलिका ने यातायात उसके हृदय की गति बढ़ा दी थी। बाहर सिद्धांत को खड़ा देखकर और उसकी अपने ऊपर पैने दृष्टि पड़ते देखकर तोलिका घबरा गई थी और उसे इस प्रकार घबराते देखकर सिद्धांत एक बार फिर मुस्कुरा उठा था। नियत समय पर आकाश अपने परिवार के साथ आ गया था। चटक लाल सूट में आकाश को दूर से कंधे उचकाते देखकर तुषार और सौरभ की हंसी छूट रही थी। आकाश को देखकर सिद्धांत धीरे से तोलिका के पास आया था और झुककर उसके कान में फुसफुसाकर बोला, अच्छा बंदर चुना है तुमने अपने लिए। सुनते तोलिका चिढ़ गई थी और गुस्से में उसका चेहरा तमतमा गया था। गुलाबी साड़ी में तोलिका का गुस्से में हुआ लाल चेहरा देखकर सिद्धांत अपनी हंसी रोकने में असफल कोशिश कर रहा था। आकाश को लाल रंग के सूट में देखकर जहां सभी की हंसी छूट रही थी वहीं उनको हंसता देखकर तोलिका का चेहरा गंभीर हो गया था। हमेशा तोलिका को देखकर परेशान होने वाला सिद्धांत इस बार उसको गंभीर देखकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सिद्धांत को लगातार हंसता देखकर तोलिका का क्रोध और बढ़ गया था। आकाश के साथ उसके माता पिता भी आए थे। आते ही आकाश ने स्वयं की तारीफों के जो पुल बांधने शुरू किए तो सभी का चेहरा देखने लायक था। आकाश बार बार अपने कंधे हिलाकर स्वयं की प्रशंसा किए जा रहा था कि वह किस प्रकार विद्यालय में न केवल अपने विद्यार्थियों का प्रिय शिक्षक था बल्कि स्टाफ में भी सबसे स्मार्ट और हैंडसम बंदा था। आकाश के मुंह से इस तरह की बचकानी प्रशंसा भारी बातें सुनकर तुषार और सौरभ मुंह दबाकर हंसी रोकते बाहर निकल गए थे और सिद्धांत मुस्कुराकर तोलिका की ओर देख रहा था, मानो उससे कह रहा था, वाकई में तुम्हारा ढूंढा हुआ बंदा तो लाजवाब है। आकाश बहुत देर सिद्धांत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब आकाश ने चिढ़कर उसके विषय में पूछा कि वह कौन है तो तोलिका के चाचा ने उसका परिचय तोलिका के करीबी मित्र और अपने पड़ोसी के रूप में दिया था, जिसको सुनकर आकाश कुछ बिदक सा गया था। आकाश एक बदतमीज लड़का था जो आने के साथ ही तोलिका के यहाँ किए गए शानदार इंतजाम में भी कमी निकाले जा रहा था। वाह, आपने जो बर्फ़ी मंगाई इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। शादी में कुछ हटकर और अलग तरह की मिठाइयाँ बनवाइए। बर्फ़ी का एक बड़ा टुकड़ा निगलते हुए आकाश ने मुंह बनाकर कहा था और जब उसने बर्फ़ी के दूसरे टुकड़े की ओर हाथ बढ़ाया तो सिद्धांत ने उसके आगे से प्लेट या कहकर हटा ली थी, अरे आपको जब यह बर्फ़ी पसंद नहीं है तो या नहीं खानी चाहिए, आप यह लीजिए, कहकर उसने बिस्किट की प्लेट आकाश के आगे कर दी थी। अपने आगे से बर्फ़ी की प्लेट हटते देखकर आकाश बुरी तरह से चिढ़ गया था। उसके चेहरे पर आई शिकन को देखकर तोलिका के चाचा ने उसे गुलाब जामुन की प्लेट यह कहकर बढ़ाई, अरे आप ही खाइए या आपको ज़रूर पसंद आएगी। गुलाब जामुन देखते ही आकाश ने बढ़कर 2 गुलाब जामुन उठा लिए और बड़ा सा मुँह खोलकर खा लिए थे। खाने के बाद उसने यही कहा, कोई विशेष नहीं है, थोड़े अच्छे का इंतजाम कराइए। आकाश के साथ आए उसके माता पिता बस अपने पुत्र की ही प्रशंसा किए जा रहे थे। जहां आकाश मुँह बनाकर तोलिका के घर के किए इंतजाम में कमियां निकाली जा रही थी, वहीं आकाश के माता पिता अपने पुत्र की ही तारीफ में लगे हुए थे कि किस प्रकार उनके पुत्र को यह पसंद था, किस प्रकार उनके पुत्र को वह पसंद था। ना जाने कितने मेहमानों की लिस्ट उन्होंने तोलिका के चाचा चाची को आगे यह कहकर सरका दी थी, यह सब आकाश की पसंद है, उम्मीद है आप सब ध्यान रखेंगे। तोलिका के चाचा ने यथासंभव संयत रहते हुए कहा, आप चिंता ना करें, बेटी है हमारी तोलिका, हम इसके विवाह में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक आकाश बाबू की पसंद का सवाल है उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब चाचा जी ने नेक देने के लिए चौकी पर बिठाकर आकाश का तिलक किया तो आकाश ने चौकी पर बैठने से पहले अपने जूते उतार दिए थे। आकाश को दिए गए 5100 रुपये में उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगा था आप पहली बार आने पर मुझे सोने की चैन पहनाएंगे या फिर अंगूठी। चाचा ने झेपते हुए, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, या आप हर बात में बहुत अगली बार कह रहे हैं। आगे से ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। आकाश ने मुंह बिगाड़ कर सोफे पर बैठते हुए कहा था। वाह, इतने बार भी नहीं रुका था और उसने अपनी बदतमीजी जारी रखते हुए सिद्धांत को देखकर कहा, ऐसे लड़के उधर चौकी के पास मेरे सूझ पड़े हैं, जरा उठा कर लाओ। जी, धक्का सा रह गया था। तोलिका का यह सब सुनकर अभी तक करी थी उसकी सारी बदतमीजी से अविचलित वह यह बात सहन नहीं कर पा रही थी और अभी तक चुप बैठी अचानक बोल पड़ी, अरे सिद्धांत क्यों लाएगा, आपके सोच मैं ले आती हूँ।
तुलिका उठ भी नहीं पाई थी। उससे पहले सिद्धांत ने आकाश के जूते उठाकर उसके पैरों के नीचे रख दिए थे। यह देख कर ना जाने क्यों तुलिका की आंखों के कोर नम हो गए थे। क्यों कर रहे हो सिद्धांत तुम यह सब? मन ही मन ना जाने कितने विचार उसके मन में डूब रहे थे, उतर रहे थे। उस दिन जब आकाश का परिवार मिलकर गया तो तुलिका के कमरे में उसके साथ बैठे तुषार और सौरभ हंसकर लोटपोट हुए जा रहे थे। यहाँ सौरभ आकाश की नकल उतारते हुए वही सब बात बता रहा था जो सुबह आकाश ने कही थी। वहीं तुषार बोल पड़ा, भाई मान गए सौरभ, तेरे होने वाले जीजा जी तो सच में बहुत स्मार्ट है। कितना भक लाल रंग का सूट पहना था भाई, बस डांस करने की कसर रह गई थी। इतने स्टाइलिश लग रहे थे। आकाश वे दोनों लोटपोट होने लगे कहकर वे दोनों लोटपोट होने लगे। कमरे में ही दूर काउच पर बैठा सिद्धांत दोनों को देख मुस्कुरा रहा था और कनखियों से तुलिका को भी देख रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा था। अभी तक चुप बैठी तुलिका एकदम गुस्से में बोल उठी, तुमने आकाश के जूते क्यों उठाए? तो क्या तुम्हें उठाने देता? वैसे तुम क्यों बोली थी जब मुझे उठाने के लिए कहा गया था? कहकर सिद्धांत हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। सिर झुकाकर बैठ गई थी तुलिका। तुलिका के चाचा चाची से कह रहे थे कि हमें आगे ध्यान रखना है, कि हमें अब आगे आकाश की कई बातों का ध्यान रखना है। अरे लड़का मास्टर ही तो है, फिर भी कितने मिजाज हैं। कहकर तुलिका की चाची ने मुंह बना लिया था तो चाचा ने समझाते हुए कहा, देखो इस तरह की बातों को करने का कोई भी अर्थ नहीं है। हमें तुलिका का विवाह बहुत अच्छे से करना। कहकर वह काम में लग गए थे और चाची कुटकर रह गई थी। अगले दिन आकाश पर आने वाला था। आज तुलिका की शादी का लहंगा खरीदा जाने वाला था, इसलिए आकाश को उसकी पसंद के लिए बुलाया गया था। लहंगा खरीदने के लिए जब आकाश और तुलिका चाचा चाची के साथ शोरूम में पहुंची तो वहां पर सिद्धांत पहले से ही था। तुलिका सिद्धांत को देखकर अचकचा गई थी और चाचा चाची ने उसके बिगड़ते मिजाज को यह कहकर संभाला था कि यह शोरूम सिद्धांत की जान पहचान का था, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ बुलाया था। एक के बाद एक लहंगे दिखाए जा रहे थे। आकाश बेमन से उन सभी को देख रहा था और सिद्धांत की निगाह यह देख रही थी कि तुलिका को कौन सा पसंद आ रहा है। एक चटक गुलाबी लहंगे को देखकर तुलिका का चेहरा खिल गया था। वास्तविकता में गुलाबी रंग उसे बहुत पसंद था और यह बात सिद्धांत भी जानता था। तुलिका ने धीरे से वह लहंगा निकालते हुए जब अपनी पसंद बताई तो आकाश यह कहते हुए बुरी तरह से हंस पड़ा था, शक्ल देखिए अपनी, कितना पक्का रंग है तुम्हारा, जरा सोच कर तो बोलो ऐसे कपड़े पहनने के लायक भी हो या नहीं तुम? देख लो अपने लिए कोई हल्का सा रंग। यह सुनते ही तुलिका झेप गई थी और अचकचा नीचे देखने लगी थी। नीचे देख रही तुलिका चौंक कर ऊपर तब देखने लगी जब आकाश की हल्की चीख ने उसे चौंका दिया था। अब तक आकाश की हरकतें अनदेखी करने वाली सिद्धांत ने तेजी से उठकर आकाश के कॉलर पकड़कर उसे झटके से उठा लिया। आकाश की यह कहते ही अब तक शांत बैठा सिद्धांत जैसे अपना आपा खो बैठा था। वह उसे पंच मारने वाला था कि पीछे से तुलिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में यह कहते हुए सिद्धांत को चले जाने को कह दिया, हमेशा बचकानी हरकत, अरे तुम क्यों हो यहाँ पर, जाते क्यों नहीं? तुलिका की आंखों में आंसू थे। सिद्धांत ने अपनी पकड़ ढीली कर आकाश के शर्ट के कॉलर छोड़ दिए थे और तुलिका से यह कहता हुआ कि यही वाला लहंगा लो जो तुमने सिलेक्ट किया है। वह वहाँ से निकल आया था। अब आकाश घिघियाते हुए कह रहा था, ले लो, जो भी रंग तुम्हें पहनना चाहो आराम से ले लो। कहकर उसने अपनी कॉलर सही कर लिए थे। सिद्धांत चला गया था और वहीं गुलाबी लहंगा दिलाकर आकाश के मम्मी पापा भी वहाँ से उठ खड़े हुए थे। माहौल बोझिल हो गया था, इसलिए उन लोगों ने वहाँ और रुकने मुनासिब नहीं समझा। बाहर आते ही आकाश के पापा ने उसकी मम्मी से कहा, अरे यह लड़का तो उस लड़की का आशिक लगता है, बताओ क्या करना है? इससे पहले कि आकाश की मम्मी कोई उत्तर देती आकाश बोल पड़ा, होने दो आशिक वासी, हमें क्या करना है, बहुत कमाती है। तुलिका कॉलेज में सबसे टैलेंटेड है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे इतनी कमाऊ लड़की कहीं और नहीं मिलेगी। बाहर तुलिका का भाई सौरभ या सुन रहा था या सुनते ही उसने अपने दांत भी भींच लिए थे। घर आकर उसने सब हाल कह डाला और तुलिका के चाचा विचार कर रहे थे कि आकाश से तुलिका का विवाह करना है या नहीं। आज सिद्धांत को बहुत दिनों बाद गुस्सा आया था। घर आकर वह घंटों चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। अब वह यहाँ नहीं रहना चाहता था। वह अपना सामान जाने के लिए वापस पैक करने लगा और मोबाइल में अमेरिका के लिए फ़्लाइट चेक करने लगा। सिद्धांत को अमेरिका जाने की तैयारी करते देखकर घर में हलचल मच गई थी। सभी लोग परेशान हो गए थे और तुषार भागा भागा तुलिका के पास आ पहुंचा था।
भैया जा रहे हैं वापस अमेरिका, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से अमेरिका जाने की फ़्लाइट है। हाँफते हुए वह कहकर चुका ही था कि यह सुनकर तुलिका खड़ी हो गई थी। अब उसके कदम सिद्धांत के घर की ओर बढ़ रहे थे। पीछे पीछे तुलिका के चाचा चाची भी सिद्धांत के घर पहुंच गए थे। तुलिका को अचानक आया देखकर सिद्धांत की मम्मी शालिनी कुछ कहने ही वाली थी कि दादी ने उन्हें हाथ से इशारा कर रोक दिया था। सभी परिजनों को वहीं आश्चर्य करता छोड़कर तुलिका सिद्धांत के कमरे की ओर बढ़ गई थी। सिद्धांत पैकिंग करने में लगा हुआ था, उसे यहाँ रुकना ही नहीं था। तभी एक आहट हुई, देखा पीछे तुलिका खड़ी थी। उसे अनदेखा कर सिद्धांत अपनी पैकिंग करता रहा। कहाँ जा रहे हो सिद्धांत? मेरी शादी की तैयारियां कौन कराएगा? तुलिका का स्वर भीगा हुआ था। सारी तैयारियां हो चुकी, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है उसे देखे बगैर सिद्धांत ने पैकिंग जारी रखी थी। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओगे तो मेरे साथ कौन फेरे लेगा? मुझे बस तेरा साथ चाहिए। सिद्धांत तुलिका का कहना ही था कि सिद्धांत ने तेजी से पलट कर देखा। तुलिका आंखों में आंसू ले उसे प्यार से देख रही थी। बस यही तो नज़र चाहिए थी उसे। सिद्धांत ने एक बार फिर अपने हाथ खोल दिए थे। उसका प्यार उसके साथ उसके सामने था। आज उसे अपनी बाहें वापस नहीं समेटनी पड़ी थी। उसके मन में की अतृप्त प्यार को बुझा तुलिका उसके सीने से लग चुकी थी। अब सिद्धांत की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर तुलिका ने गले लगे ही उसके पीठ पर मुक्के से हल्का प्रहार करते हुए कहा, अभी भी बच्चा ही है तू। आज सिद्धांत को तुलिका के ऐसा कहने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने अपनी पकड़ और कस ली थी। उसने उसके अतृप्त हृदय पर मीनल का स्पर्श अप्रियतम ठंडक पहुंचा रहा था। जहां अंदर उम्र का बंधन तोड़ कर दो मन के एक हो चुके थे, वहीं बाहर दोनों परिवार एक दूसरे को मीठा खिला रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लालची आकाश के परिवार से पीछा छूटे जाने पर सब खुश थे। दादी संध्या आंखें मूंद प्रसन्न थी और मन में राधा कृष्ण की छवि निहार कर मग्न हुए जा रही थी। उनके राधा कृष्ण अब साथ थे। दोस्तों, ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।